वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस साथ में इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल के बारे में स्टडी करेंगे। जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती है उनके बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे। जनरली एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है वायुमंडल की जो लेयर्स होती हैं, जो परत होती हैं, उनके बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको ये वीडियो पूरा ग्राफिकली समझाऊंगा जिससे कि आपको बिल्कुल आसानी होगी समझने में, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा वायुमंडल से रिलेटेड, थोड़ा सा आप उस चीज को ध्यान रखिएगा, फिर मैं आपको ग्राफिकली हर चीज समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि हमारा वायुमंडल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट परतों से मिलकर बना होता है। तो उसमें सबसे ऊपर की परतें होती हैं, उनके अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं, एरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और जो नीचे की जो परत होती है उसके अध्ययन को हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे एक ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल जो होता है हमारा वो 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस वायुमंडल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं, पर सबसे अधिक मात्रा में जो गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन, जिसका परसेंट होता है 78% होती है नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में। उसके बाद ऑक्सीजन होती है जो कि 20.9% समथिंग हमारी ऑक्सीजन होती है। उसके बाद नंबर आता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसका परसेंट होता है 0.03%, और आर्गन होती है जिसका परसेंट होता है 0.9%। तो फ्रेंड्स, ये मोटी मोटी जो चार गैसें हैं ये हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारी गैसेज हैं वो भी वायुमंडल में, जिनका परसेंट बिल्कुल 0.0 करके है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेज भी पाई जाती हैं, पर ये मेन चार गैसेज होती हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए आगे ध्यान रखिए कि वायुमंडल को तापमान व अन्य घटकों के हिसाब से 5 परतों में डिवाइड किया है। कितने परतों में? 5 परतों में। सबसे पहले आता है शोभ मंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। उसके बाद आता है समताप मंडल, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। फिर मध्य मंडल, आयन मंडल, उसके बाद आता है दोस्तों बहिर्मंडल। इस तरीके से इसको 5 परतों में डिवाइड किया गया है। अब मैं आपको एक एक करके सबको अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल आप ग्राफिकली ध्यान से समझिएगा, आपको मजा आ जाएगा समझने में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि आपको दिख रहा है ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और सन दिख रहा है। अर्थ से लेकर सन तक का जो हमारा है फ्रेंड्स, ये डिफरेंट डिफरेंट हम इसको परतों में डिवाइड करेंगे। देखिएगा आप, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारी जो अर्थ की सरफेस है वहां से लेकर 18 किलोमीटर तक जो हमारा एरिया आता है, ये आता है हमारा शोभ मंडल का एरिया। इसे क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, शोभ मंडल को संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? संवहन मंडल के नाम से, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो 18 किलोमीटर तक का एरिया है ये। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं इस परत के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम कि इसमें क्या क्या एक्टिविटी होती है। तो वायुमंडल की घटनाएं होती हैं। अब वायुमंडल की घटनाएं कैसे दोस्तों, जैसे सुनिए ध्यान से, कि बादल का गरजना है ना, बिजली का चमकना, आंधी तूफान, जलवाष्प, ये सब जो एक्टिविटी होती हैं, ये सभी एक्टिविटी होती हैं दोस्तों ट्रोपोस्फेयर में। मतलब ये जो आपको वायुमंडल की परत दिख रही है, इस परत में ये सब एक्टिविटी होती हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा डेंसिटी जो होती है, घनत्व जिसको बोला जाता है, वो होता है शोभ मंडल का। अब देखिए, जब भी हम पृथ्वी की सरफेस से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो घनत्व होगा, जो डेंसिटी होगी, वो ऊपर जाते जाते धीरे धीरे कम हो जाएगी। मतलब सबसे ज्यादा कहां पर होगी? सबसे ज्यादा होगी शोभ मंडल में होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम बात करते हैं अब कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है वो इसी परत में मैक्सिमम देखा जाता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? अब ये काफी डाउटफुल चीज है, तो मैं आपको थोड़ा सेपरेटली ले जाके इसको अच्छे से समझाता हूं। चलिए तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। गैसें कौन कौन सी होती हैं? नाइट्रोजन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हुई, ऑक्सीजन, जलवाष्प, मीथेन, अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो गैसेस होती हैं, ये वायुमंडल के चारों ओर अपना एक मोटा घेरा बना लेती हैं। जो वायुमंडल सरफेस होती है हमारी अर्थ के ऊपर वायुमंडल होता है, ये वायुमंडल में क्या करती हैं, ये जो गैसेस होती हैं ये एक मोटा घेरा बना लेती हैं और सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं जाने देती हैं। सूर्य का प्रकाश एंटर करा, उसको बाहर नहीं जाने देती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाता है। इस तापमान का इन गैसों के द्वारा बढ़ना ही क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। देखिए अब ग्राफ से देखिएगा, जैसे कि सन दिख रहा है आपको, ठीक है, यहां से रेज आई, अर्थ पे आई,
ये हमारा एटमॉस्फेयर जो आपको बिल्कुल व्हाइट व्हाइट जो आपको दिख रहा है, ये एरिया अर्थ के ऊपर का ये हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, इस एटमॉस्फेयर के बाहर से क्या होता है, कुछ रे जैसी की होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं। ये किरणें जो होती हैं ये एटमॉस्फेयर टकराकर पहले ही बाहर हो जाती हैं ओजोन लेयर की वजह से, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और जो कुछ लेयर होती हैं वो एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती हैं, और ये लेयर अगर एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही हैं तो क्या करती हैं, ये गैसेस जो होती हैं अलग अलग टाइप की, ये एक मोटा घेरा बना लेती हैं और इन गैसेस को बाहर नहीं जाने देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी पर टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। और ये टेम्परेचर बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा, ये एक नेचुरल चीज है, अगर ये नहीं होगा तो पृथ्वी पर टेम्परेचर जो होगा वो 18 डिग्री माइनस का होगा। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ठंड होगी, तो यहाँ पर जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं होगा फिर। इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, इसकी वजह से ही आज जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है। तो आपने कुछ बहुत बातें समझी, अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको थोड़ा सा इसको और अच्छे से जूम करके बताता हूं। देखिए, ये सन है, सन की किरणें अंदर आई, पृथ्वी की सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई, परावर्तित होकर वापस ऊपर की तरफ गई, तो CO2, CH4, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, इन सब गैसेस से टकराकर वो वापस कहां पर आ गई, पृथ्वी पर आ गई। और इसी वजह से क्या हुआ दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ गया। इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये समझना बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, चलिए वापस हम वहीं चलते हैं और उसी को कंटिन्यू करते हैं हम। तो फ्रेंड्स, आपने समझा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही क्षोभ मंडल जो होता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। दूसरी परत के कंपैरिजन में क्षोभ मंडल जो होता है, ट्रोपोस्फेयर जो होता है, ये सबसे ज्यादा गर्म होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ग्रीष्म ऋतु में, जब गर्मी का सीजन होता है, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, इस क्षोभ मंडल जो ट्रोपोस्फेयर है, इसकी जो ऊंचाई होती है वो थोड़ी सी परिवर्तित हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, तो बढ़ जाती हैं, ध्यान रखिएगा। ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। ओके, तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं आगे। इसके बाद दोस्तों, जो अपनी सरफेस है, अर्थ की सरफेस से 50 किलोमीटर तक का ऊपर का जो एरिया आता है, वो एरिया जो होता है वो बोलते हैं उसको हम समताप मंडल, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। ध्यान से समझिए, इसकी क्या क्या एक्टिविटी है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात तो कि ताप लगभग समान होता है। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो बिल्कुल माइनर बढ़ता है, मतलब एक प्रकार से लगभग समान होता है। उसके बाद इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। कौन कौन सी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बादलों का गरजना, ठीक है, बिजली चमकना, उसके बाद बारिश होना, जलवाष्प, आंधी तूफान, ये कुछ भी नहीं होता है, शांत होता है। इसका शांत होने की वजह से ही जो 18 किलोमीटर तक तो क्षोभ मंडल आ गया था, उसके ऊपर का जो 10 किलोमीटर का जो एरिया आता है, वहां पर दोस्तों चलते हैं एरोप्लेन वगैरह, जो चलते हैं ना, हवाई जहाज वगैरह, वो इसी सरफेस में चलते हैं, इसी लेयर में चलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, इस परत में ही देखने को मिलते हैं हमको एरोप्लेन वगैरह। अब आगे और ध्यान से सुनिए, इसी समताप मंडल का जो 10 किलोमीटर तक का जो एरिया छोड़कर ऊपर का जो एरिया होता है, वो होता है दोस्तों हमारा ओजोन मंडल। ओजोन लेयर यहीं पर ही पाई जाती है समताप मंडल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी, PSC, SSC, इन सब में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, तो आप ध्यान से समझिए। अब ओजोन लेयर कहां पर पाई जाती है, समताप मंडल का ऊपर का जो हिस्सा होता है ये ओजोन मंडल होता है, और ओजोन लेयर यहीं पे पाई जाती है। ओजोन लेयर जो होती है ये क्या करती हैं, इसका काम ये होता है कि सूर्य से बहुत सारी किरण पृथ्वी तक आती हैं, बिल्कुल आती हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा। तो इसमें सबसे खतरनाक जो होती हैं वो होती हैं पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट जो रे होती हैं। पराबैंगनी किरण अगर पृथ्वी तक आती हैं तो उससे हमें कैंसर की जैसी खतरनाक बीमारी होती है। तो ऐसी पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है दोस्तों, ओजोन लेयर ही रोकती है। इसलिए ओजोन लेयर जो होना बहुत जरूरी है। और अभी अभी ध्यान रखिए कि ओजोन लेयर में एक छिद्र देखा गया था। कहां पर देखा गया था, अंटार्कटिका जो है उसके ऊपर एक छिद्र देखा गया था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। ओजोन लेयर को नुकसान किस किस चीजों से होता है तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नुकसान पहुंच रहा है ओजोन लेयर को। ये अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से बनता है, तो जो ऑयल पेंट का डब्बा होता है उसको जलाने से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो निर्मित होता है। और रेफ्रिजरेटर की गैस, एयर कंडीशनर की गैस, इन सब से जो होता है नुकसान पहुंच रहा है ओजोन लेयर को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ओजोन लेयर से रिलेटेड।
तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिए, ओजोन लेयर की जो मोटाई होती है उसको हम काई में नापते हैं, डाप्सन में नापते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स कि ओजोन लेयर की मोटाई को हम डाप्सन में नापते हैं, एक इकाई होती है ये। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए, ये हमने समताप मंडल को अच्छे समझ लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनना है। आगे हम ऊपर अब चलते हैं लेयर पे। तो अगली लेयर आती है दोस्तों हमारी इससे ऊपर 80 किलोमीटर, मतलब 50 किलोमीटर तक हम पढ़ चुके हैं। 50 से ऊपर तक चलते हैं हम तो 30 किलोमीटर का जो हमारा रेंज है, तो 80 किलोमीटर तक जो एरिया आता है हमारा, उसको बोलते हैं हम मध्य मंडल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स इसको? मध्य मंडल। मध्य मंडल की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूं क्या होता है। अब हमारी पृथ्वी जो है वो अंतरिक्ष में है, ठीक है, और अंतरिक्ष में बहुत सारी उल्कापिंड है, और ये उल्कापिंड जो होती हैं उड़ती हुई हमारी पृथ्वी तक आती हैं, और अगर ये पृथ्वी को टकरा जाए तो ब्लास्ट होगा और जिससे पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। तो ये उल्कापिंड जो आती हैं, इस उल्कापिंड को ये मध्य मंडल ही क्या कर देता है? खत्म कर देता है, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। मध्य मंडल का काम आपको समझ में आ चुका है। उल्कापिंड जो आती हैं उसको पहले से ही वो खत्म कर देती हैं मध्य मंडल में ही। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब अगला नंबर आता है दोस्तों 80 किलोमीटर से लेकर जो 640 किलोमीटर तक का जो एरिया आता है उसे हम बोलते हैं आयन मंडल। इस आयन मंडल में ही रेडियो तरंग जो होती हैं वो परावर्तित होती हैं। जितने भी सैटेलाइट वगैरह जो होते हैं वो यहीं पर ही सेटल रहे, यहाँ पर से ही हमको रेडियो तरंग जो होती हैं वो परावर्तित होती हैं। तो ये आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी 2013 2012 क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला हम बात करते हैं दोस्तों, इसके ऊपर का जो एरिया आता है उसको हम बोलते हैं वायुमंडल। तो दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया पूरा। सबसे पहले हमने पढ़ा शोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और फिर वायुमंडल। तो इस तरीके से हमने ये 5 परतों को अच्छे से अध्ययन करा है। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं। अगर ग्राफिकली आपने अच्छे से समझा, इसको सुना होगा, तो आपको आई थिंक सारा याद हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।